तो ये लड़की जो आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हो, ये एक 18 प्लस क्रिएटर थी और ये अपने फैंस के साथ वीडियोस बनाती थी। पर एक दिन जंगलों में से पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है जिसको एक पेड़ के साथ बांधा गया था। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है इस लड़की से, इसका नाम था रीना और ये जापान में रहती थी। नाउ अब आप सब लोगों को ये चीज तो पता होगी कि इंसान के अंदर जो थरक है वो सबसे पावरफुल इमोशन है। इंसान के आदमखोर जमाने में भी थरक थी, राजा महाराजाओं का समय आया वहां भी थरक थी, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो थरक की डिमांड है वो तो कम नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर आई है पर जो कोर था वो हमेशा से सेम था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो रीना है उसे इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का ये मानना है कि उसने अपनी शुरुआत एज अ बेटर करी थी, जो लोगों को बेट करती थी। आई गेस तुम लोगों ने जापान के कुछ ऐसे व्लॉग्स देखे होंगे जहां पर कुछ स्पेसिफिक एरिया में लड़की एक साइन बोर्ड पकड़ के बैठती है। यूजुअली वो लोग एक मेड का ड्रेस पहनते हैं और उनका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करके बार के अंदर लेके जाए। एंड लेट्स बी रियल, हम सबको ये पता है कि जो भी कस्टमर इन लड़कियों के पीछे जाते हैं उनके इंटेंशंस क्या होते हैं। एंड काइंड ऑफ इसी तरीके से रीना को अपना स्टार्ट मिला। अब धीरे धीरे करके जो रीना है वो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन शेयर करने लगी थी। उसका एक ट्विटर अकाउंट था जहां पर उसने अपने आप को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट किया था, पर ये बस कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए था। ऑब्वियसली उसका मेन काम तो कुछ और ही था जिसे वो ट्विटर में शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर उसका अकाउंट बैन हो जाता। नाउ 18 प्लस कंटेंट बनाते बनाते उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसे डोनेशंस के थ्रू काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, पर समटाइम्स जो ये डोनेट करने वाले लोग थे वो बहुत डार्क रिक्वेस्ट लेके आते थे। ऐसी रिक्वेस्ट जहां पर वो लोग ये डिमांड करते थे कि उन्हें रीना के साथ एक्शन मूवी रिकॉर्ड करनी है। और अगर तुम लोगों को एक्शन मूवी का मतलब नहीं पता चला देन कांग्रेचुलेशंस, तुम अच्छे इंसान हो। नाउ अब जब रीना को इतने भारी पैसे मिल रहे थे तो वो इन डिमांड्स को रिजेक्ट नहीं कर पाती और वो ऐसे ही अपने फैंस के साथ एक्शन मूवीज रिकॉर्ड करती थी। और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तुम लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इन क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। लाइक तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारी स्क्रिप्ट, तुम्हारी आउटफिट, तुम्हारी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब कुछ कवर होता है। पर इन एजेंसीज का जो फंडा होता है वो ये है कि ये लोग तुम्हारी रेवेन्यू का एक अच्छा खासा कट रख लेंगे। और इसके साथ ही साथ तुम लोग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो जिसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो शायद तुम्हारे फेवर में नहीं होंगे। तो इन्हीं सब कंपनीज के डार्क प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए जो रीना है वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ खुद से करती है। और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स थे जहां पर रीना जैसी इंडिविजुअल क्रिएटर्स अपनी फोटोज या फिर वीडियोस अपलोड कर सकती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोलो क्रिएटर होना एकदम रिस्क फ्री होता है। लाइक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है सेफ्टी का। एक तो तुम अपने रिकॉर्डिंग पार्टनर्स को पर्सनली नहीं जानते, ऊपर से लेट्स इमेजिन तुम किसी मेल पार्टनर के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर वो पार्टनर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे, लेट्स से कि वो तुम्हें मार रहा है, देन तुम्हें बचाने आएगा कौन? अपनी सेफ्टी के लिए तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ये बता भी नहीं सकते कि तुम एक्चुअली में उस रूम के अंदर कर क्या रही हो। और इसी सिचुएशन को समझने के लिए तुम लोगों को मिलना पड़ेगा इस आदमी से। इसका नाम था हीरो। अब जो ये हीरो था ये बहुत गलत आदमी था क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार अरेस्ट हो चुका था। एक बार तो उसने पुलिस के साथ कुछ लफड़ा किया और 2 बार वो लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया। अब उसने उन लड़कियों के साथ एग्जैक्टली क्या ऑफेंसिव किया ये तो हमें नहीं पता, बस तुम लोग ये याद रखो कि उसके ऊपर ऐसे के चार्जेस लगे हुए थे। पर सरप्राइजिंगली इन सब के बाद भी उसे कोई खास पनिशमेंट नहीं मिली। वाई? क्योंकि उसका जो बाप था वो बहुत ज्यादा अमीर था। उसके बाप ने उन विक्टिम्स को कुछ अमाउंट एज अ कॉम्पेंसेशन दिया जिसके बाद उसके ऊपर से जो चार्जेस थे वो ड्रॉप हो गए। एनीवेज जो हीरो था वो रीना से ट्विटर में मिला था और वो रीना का एक तरीके से फैन था, फैन ऑफ हर वर्क। जिसके बाद वो रीना को ऑफर करता है कि इन दोनों को साथ में मिलकर एक वीडियो बनानी चाहिए और रीना भी इस चीज को मान जाती है। तो एक दिन जो हीरो है वो रीना को अपनी कार में पिक करता है और उसे अपने घर लेके जाता है। और हीरो का जो ये घर था वो जंगल के बहुत ज्यादा पास था। और इन 2 फैक्ट्स को याद रखना, एक तो ये कि जो हीरो था उसने रीना को अपनी कार में पिक किया और दूसरा कि जो हीरो का घर था वो जंगल के काफी ज्यादा पास था, क्योंकि ये 2 फैक्ट्स आगे स्टोरी में कनेक्ट होंगे। तो अब जो हीरो है वो रीना को अपने घर के बेसमेंट में लेके जाता है जहां पर एक बेड था और वहां पर कुछ हैंडकफ्स थे और इस हैंडकफ का काम बेसिकली कुछ रोल प्ले वगैरह का था। नाउ अब ये दोनों अपना काम करते हैं और इन सब चीजों को हीरो ने अपने फोन में रिकॉर्ड करा था। जिसके बाद जो रीना है उसके साथ क्या हुआ
ये किसी को नहीं पता। बस इतना समझ लो कि वो एक तरीके से गायब हो चुकी थी। 3 दिन तक जो रीना है वो अपने घर वापस नहीं गई थी, जिसके बाद जो उसकी फैमिली है वो एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। इमीडिएटली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और वो आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। और एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को ये दिखता है कि जो रीना है वो हीरो के कार के अंदर बैठी थी। मैंने कहा था ना इस चीज को याद रखना। एनीवेज, अब जो पुलिस है वो हीरो के बैकग्राउंड को पता करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। ठक ठक ठक, और हीरो दरवाजे को खोलता है। पुलिस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और वो सीधा पॉइंट में आते हैं। वो हीरो से डायरेक्टली पूछते हैं, बेटा बता रीना किधर है? और हीरो बोलता है, रीना कौन? मैं किसी रीना को नहीं जानता। इस टाइम तक पुलिस का भी माथा गर्म हो चुका था। देख बेटा, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं और तेरे पास बचा नहीं है। अगर तू रीना को नहीं जानता है तो वो तेरे कार में बैठी क्यों थी? ये सब सुनने के बाद हीरो को एक चीज तो कंफर्म हो चुकी थी कि पुलिस के गेम्स उससे ज्यादा बेटर है। जिसके बाद वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उस दिन वो रीना से मिला था पर उसकी डिसअपीयरेंस में उसका कोई हाथ नहीं है। पर इन सब के बाद भी जो पुलिस है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। तो वो हीरो के घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं, इंक्लूडिंग हिज बेसमेंट। बेसमेंट में उन्हें वो बेड मिलता है जहां पर हैंडकफ्स थे और इसके साथ ही साथ वहां पर से उन्हें रीना का फोन भी मिलता है। जिसके बाद वो लोग हीरो के फोन को भी चेक करते हैं जहां पर से उन्हें वो सब एक्शन रिकॉर्डिंग्स मिलती है। अब इन सब के डिफेंस में जो हीरो है वो यही कहता है कि ये सब रीना के कंसेंट में हुआ था। जो ये हैंडकफ्स थी ये सब रोल प्ले के स्क्रिप्ट में था। और अंत में वो ये कहता है कि वो रीना को एक दुकान के पास में छोड़ के गया था। एट दिस पॉइंट पुलिस को ये बात कंफर्म थी कि हीरो पेल रहा है। मुझे भी पता है कि वो पेल रहा है और तुम्हें ही पता है कि वो पेल रहा है। आई डोंट नो क्यों, बट जो हीरो है वो एकदम घटिया एक्सक्यूज लेके आ रहा था। तो अंत में जो पुलिस है वो उसे रीना के किडनैपिंग के सस्पिशन में अरेस्ट करते हैं और उन्हें जल्दी ही रीना भी मिलने वाली थी। अब तक रीना को गायब हुए तकरीबन कुछ 2 हफ्ते बीत चुके थे। और याद है ना, मैंने कहा था कि जो हीरो का घर है ये जंगल के बहुत ज्यादा पास में था। तो उस जंगल से कोई इंसान गुजर रहा था और वो ये देखता है कि पेड़ में किसी लड़की की बॉडी को बांधा गया है। बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी थी और उस पर कोई भी कपड़े नहीं थे। तो पुलिस वहां पर आती है, बॉडी को कलेक्ट करती है और उसकी ऑटोप्सी होती है। ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि रीना की थी और उसकी मौत गला घोटने के कारण हुई थी। अब पहले तो हीरो को किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया गया था, पर अब रीना की बॉडी मिलने के बाद ये एक खून का केस बन चुका था। नाउ अब इस केस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस केस में आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी भी मेजर न्यूज चैनल ने इस केस का जो फॉलो अप है वो नहीं बनाया। मुझे ये नहीं पता कि कोर्ट में ये केस चलाया नहीं है या फिर इस केस का जो जजमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड इफ फ्यूचर में किसी क्रेडिबल सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो शायद मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगा। मुझे बताना जरूर कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।